तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरे के पूरे क्लास 9 के काठमांडू चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर, वो भी अच्छी सी एनिमेशंस का इस्तेमाल करके। तो अब बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत ही करते हैं। ये चैप्टर काठमांडू के बारे में है। काठमांडू असली में नेपाल की कैपिटल है और विक्रम सेठ जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है वो एक दिन चाइना से इंडिया आ रहे थे, और जब वो चाइना से इंडिया आ रहे थे तो उनको काठमांडू भी रुकना पड़ गया था ना। तो उनके काठमांडू के एक्सपीरियंस के बारे में है पूरा चैप्टर। एक्चुअली जब वो चाइना से इंडिया आ रहे थे तो उन्होंने अपनी सारी की सारी जर्नी को एक बुक के अंदर लिखा था जिसका नाम है फ्रॉम हेवन लेक। तो ये चैप्टर बस उसी बुक का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जब ऑथर काठमांडू पहुंचते हैं तो फिर वो एक सस्ता सा रूम बुक करते हैं वहाँ पे, और फिर वो उस रूम के अंदर खर्राटे लेते लेते आराम से सो जाते हैं। और फिर वो अगले दिन टेम्पल विजिट करने चलते हैं काठमांडू के, वो भी मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू के साथ। इस चैप्टर के अंदर जो ऑथर है वो दोनों टेम्पल्स को विजिट करते हैं। एक हिंदू टेम्पल होता है और एक बुद्धिस्ट टेम्पल होता है। जो हिंदू टेम्पल होता है उसका नाम होता है पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ के बाहर एक साइन सा होता है जो कहता है एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, मतलब सिर्फ हिंदूज ही एंटर कर सकते थे पशुपतिनाथ टेम्पल को। वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहां पे साधु संत थे, हॉकर्स मतलब वो लोग जो चीजें बेचते हैं, डिवोटीज थे, टूरिस्ट थे, गाय थी, बंदर थे, पिजन्स थी और कुत्ते भी थे। वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका हो चुका था। कहने का मतलब ये है कि पशुपतिनाथ टेम्पल पे बहुत ज्यादा शोर हो चुका था और ऑथर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि शोर किसको पसंद होता है। वहां पे बहुत ज्यादा भक्त थे जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा धक्का दे रहे थे ताकि वो पुजारी बाबा से मिल पाए। मेन गेट पर जो हिंदूज नहीं थे लोग, मतलब जो बाहर से आए थे वेस्ट वगैरह से, जैसे ब्रिटिशर वगैरह हो गए मान लो, वो पुलिस को धोखा देना चाह रहे थे ये कह के कि वो हिंदू है, क्योंकि सिर्फ हिंदू ही घुस सकते थे ना टेम्पल के अंदर, और उनको भी अंदर घुसना ही होगा, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी पुलिस मानी नहीं और उनको अंदर नहीं घुसने दिया पुलिस ने। वहां पे पहले ही शोर शराबा तो था ही इतना ज्यादा, लेकिन फिर दो बंदर एक दूसरे से लड़ने लग गए। नीचे बागमती रिवर बह रही थी और साथ साथ में रिवर बह तो रही थी, लेकिन उस रिवर को भी नहीं छोड़ा। उस नदी पे भी किसी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। साथ साथ में धोबी जो थे वो कपड़े भी धो रहे थे वहां पे, और रिवर के अंदर फूल वगैरह भी चढ़ाए जा रहे थे। रिवर के तट पे एक छोटा सा मंदिर है जो थोड़ा बहुत सा अंदर धसा हुआ है जमीन के, और लोगों का ये मानना है कि जब वो पूरा का पूरा निकल जाएगा ग्राउंड से और ऊपर आएगा तब उसके अंदर जो देवी माता है वो बाहर निकल जाएंगी और जो गंदा पीरियड है, मतलब जो कलयुग है, वो खत्म हो जाएगा दुनिया का। फिर वो बुद्धिस्ट टेम्पल पे गए जो था बौद्धनाथ स्तूपा, और उन्हें बुद्धिस्ट टेम्पल पे हिंदू टेम्पल से ज्यादा साइलेंस सा लगा। बौद्धनाथ स्तूपा पे भी शॉप्स थी लेकिन वहां पे इतना शोर नहीं था कि वहां पे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। लेखक ने कहा दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन दी बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, मतलब ये आसपास के इलाकों से बहुत ज्यादा क्वाइट है और ज्यादा अच्छा लगा उन्हें यहाँ पे जाके। वो फिर जब बाहर आते हैं टेम्पल के तो फिर एक मार्जीपान लेते हैं। मार्जीपान एक टाइप की मिठाई होती है जो बादाम से बनी होती है। एक भुट्टा लेते हैं जो चारकोल में रोस्ट किया गया होता है, और साथ में कॉमिक्स और रीडर्स डाइजेस्ट लेते हैं एक, ताकि पढ़ते पढ़ते खा भी सके। और इस सब के ऊपर कोका कोला और ऑरेंज जूस पी लेते हैं। इससे उन्हें ऑब्वियसली हेल्दी तो फील नहीं होता, लेकिन कम से कम टेस्टी तो फील होता होगा। वो फिर सोचते हैं कि कौन सा रूट लेना चाहिए उन्हें घर जाने के लिए। वो बताते हैं कि अगर उनका ट्रैवलिंग का मन होता तब तो वो बस और ट्रेन से पहले पटना जाते, फिर गंगा जाते, फिर जाते बनारस से इलाहाबाद, फिर यमुना, और फिर जाके आगरा से दिल्ली। लेकिन उन्होंने सोचा कि वो बहुत ज्यादा थक गए हैं तो फिर इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग कौन ही करे, तो वो सीधा एक एयरप्लेन बुक कर लेते हैं। फिर जब वो होटल के पास जाते हैं अपने, तो वो देखते कि एक फ्लूट सेलर बांसुरी बजा रहा है। उसके हाथ के अंदर एक डंडा था जिसके अंदर बहुत सारे छेद थे, और उन छेदों में से 50-60 बांसुरी निकल रही थी, एकदम एक पॉर्क्यूपाइन के स्पाइक्स की तरह। और उन्होंने ये देखा कि कभी कभार बांसुरी वाला अपने डंडे को साइड में रख के उसमें से एक बांसुरी चुनता है और उस बांसुरी को बजाने लग जाता है। वो साउंड बाकी सारे शोर शराबे के ऊपर से सुनाई दे रही होती है, मतलब बाकी सारा शोर शराबा तो सुनाई दे रहा होता है लेकिन बांसुरी वाले की आवाज एकदम अलग से सुनाई दे रही होती है। बांसुरी वाला ऑब्वियसली चिल्लाता नहीं है कि बांसुरी ले लो, और कभी बार एक दो बांसुरी बेच देता है। ऑथर को फ्लूट की आवाज बहुत पसंद थी तो उस मार्केट से दूर नहीं जा पा रहे थे। वो कहते हैं देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, the reed ne, the recorder, the Japanese Shing Shang Hanshi, the deep mastery of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. Each has its own specific fingering and compass. मतलब अलग अलग प्रकार की फ्लूट्स के बारे में जानकारी दे दी, और बस यही खत्म होता है हमारा चैप्टर। और वीडियो से अगर कुछ समझ आया हो तो फिर लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि और ऐसी ज़्यादा वीडियोस तुम्हारी फीड के अंदर आ रहे हैं, ताकि तुम अच्छे से सीख पाओ। तो एनीवेज बाय, पढ़ लो अब।